हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का। और मैं टारगेट विद चंद्रा से चंद्रभान। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों, पढ़ाने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वीडियो एकदम छोटा सा हो और उसमें एकदम जादू जैसे बता दिया जाए और सब याद हो जाए। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। मैं 1000 बार आपको बता चुका हूँ, कई बार अक्सर मैं वीडियो में बात कहता हूँ कि जो लोग इस तरीके का वीडियो बनाते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट वीडियो में पूरा थंबनेल में लिख देंगे कि पूरी जानकारी आपको दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और हम अक्सर बस इतना पढ़ते हैं कि क्या और कब, लेकिन हम क्यों और कैसे वाली चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। जबकि अगर आपको गहनता से अध्ययन करना है, अच्छे से परीक्षा आपको देनी है, तो आपको कब और क्या के साथ साथ में क्यों और कैसे भी मालूम होना चाहिए। और जब तक आप अपने मन में क्यों और कैसे का प्रश्न नहीं लाएंगे, तो आपके मन में जिज्ञासा नहीं आएगी और आप नई चीज़ें जानने के लिए उत्सुक नहीं होंगे। और जब आप गहनता से अध्ययन करते हैं तो चीज़ों कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है, चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से स्पष्ट हो जाती हैं और हमें समझ में आ जाती हैं। हमें एक बार की लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय हमारा लग रहा है, लेकिन वो समय जो है, जो आप समय स्पेंड करते हैं, ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं, वो आपके ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, आपकी मेमोरी में ज़्यादा दिनों तक अच्छे तरीके से याद रहता है। क्योंकि कोई भी फैक्ट, कोई भी तथ्य जो है, कोई भी टॉपिक है, अगर उसको हम एक स्टोरी मान लें और स्टोरी मानते हुए इसको अगर हम अध्ययन करें, तो फिर हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, थंबनेल में लोग देखते हैं कि 5 मिनट का है, 10 मिनट का वीडियो है, उसके बाद तभी उसको खोलते हैं। एक बार आप वीडियो को शुरू से अपना ध्यान उस पर एकाग्र करिए और फिर धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा और तब जाकर के आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ पर गहनता से अध्ययन करने के बाद, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है कि कोई भी चीज़ छूटे ना, फिर भी चीज़ें बहुत सारी छूट जाती हैं, जो हो सकता है मेरे दिमाग में ना भी आती हों। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में हो, मेरे दिमाग में ना आती हों, छूट जाती हैं। यहाँ हम कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे और मेरी संभव पूरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ना छूटे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर पढ़ाया गया कोई भी फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर करना। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो इसका गठन क्यों हुआ, आखिर क्यों आई। सबसे पहला प्रश्न देखिए, मैंने क्यों से ही शुरू किया। कब तो बाद में बात आएगी कि कब और क्या हुआ, लेकिन क्यों से मैंने इसकी शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों? देखिए, इसके पहले बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनती थी, क्योंकि आपको पता है कि अपनी मांगों को रखने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए और सरकार के सामने एक बेहतरीन नेतृत्व क्षमता पेश करने के लिए। देखिए, हमारी बातों को, आम जनता की मांगों को जब हम ग्रुप में एक साथ मिल करके बात रखेंगे तो ज़्यादा वो स्पष्ट तरीके से पहुंचती भी है और लोगों के द्वारा मानी भी जाती है। तो छोटे छोटे बहुत सारे दल ऐसे पहले संस्थाएं बनी थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई। ये राष्ट्रीय, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये बाद में बनती है और इसमें बहुत सारे अधिवेशन भी होते हैं, बहुत सारे इसमें नेता जुड़ते हैं और हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये उभर के आती है। और जितनी भी आम जनता की मांगे थी, उन मांगों के कोई अंग्रेजों के समक्ष या उनके सामने प्रस्तुत करती है। ये इसका मुख्य कार्य था। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर हम स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है अगर ये बात करें तो बंबई में। और बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो कॉलेज है ग्वालियर टैंक के पास में, वहां पर कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, किसी भारतीय के द्वारा नहीं की जाती है। ये एक आयरलैंड के स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम जिनको शॉर्ट में बोलते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो संस्थापक थे जो कांग्रेस के। देखिए, कहा जाता है कि जो लॉर्ड डफरिन था, उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था और उसने इस कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वाल्व के रूप में की थी, एक सुरक्षा कपाट के रूप में की थी कि ये जो संस्था है वो हमारी मदद करेगी। ये जो क्रांतिकारी हैं, विद्रोही लोग हैं, आम जनता है, इनसे हमारी मदद करेगी कांग्रेस। और कांग्रेस को आगे खड़ा करके हम क्या करेंगे? अपना काम करवाएंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे। ये लॉर्ड डफरिन ने सोचा था और इसी वजह से शायद उसने क्या किया था कि कांग्रेस की स्थापना करने में मदद की थी। और A.O. ह्यूम या एलन
ऑक्टेवियम ह्यूम ने इसकी स्थापना की। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। दोस्तों एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की बात कर लेते हैं तो ये एक उदारवादी व्यक्ति थे, अच्छे अंग्रेज थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, कांग्रेस के प्रथम सचिव थे ये। इसके अलावा भारत में पक्षी विज्ञान के जनक, दोस्तों ये एक अगर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि पक्षी विज्ञान के जनक, भारत में पक्षी विज्ञान के जो जनक हैं वो दोस्तों आपके एलन ऑक्टेवियम ह्यूम हैं। इसके साथ साथ इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, चूंकि शिमला में काफ़ी समय तक ये अपना रहते हैं, जिसकी वजह से इनको हर्मिट ऑफ शिमला की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को या A.O. ह्यूम को। तो दोस्तों ये संस्थापक थे। स्थान आपको मैंने बता ही दिया, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इसके अलावा इसका प्रारंभिक नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, इसका प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रारंभिक नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। बाद में इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या रखा जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में इसका रखा जाता है नाम। दोस्तों कांग्रेस शब्द की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस शब्द जो है वो उत्तरी अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है, ये उत्तरी अमेरिका का शब्द है। और कांग्रेस का शब्द अर्थ होता है ग्रुप्स ऑफ पीपुल, अर्थात लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, और ये शब्द जो है वो उत्तरी अमेरिका से भारत में लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 1885 ईस्वी में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि बनर्जी लगा हुआ है तो ये कहाँ के रहने वाले होंगे? ये बंगाल के रहने वाले होंगे, कलकत्ता के रहने वाले हैं। पहली बार जो सम्मेलन हुआ कलकत्ता में हुआ, और इसमें कितने लोगों ने इसमें भाग लिया, कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो कुल मिलाकर के 72 लोगों ने पहले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, जिसमें से सबसे ज्यादा बंबई प्रेसिडेंसी के लोग शामिल थे। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पर नोट नहीं लिखा नहीं है, फिर भी वो सारी बातें बता रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी नहीं हुई होती हैं और मेरे द्वारा बोली जाती हैं, तो उनको आप अन्यथा मत लीजिएगा, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से। देखिए कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या दिखाया गया? उद्देश्य यह रखा गया कि देश हित में लगन से काम करने वाले लोगों की आपस में मित्रता बढ़ाना। जो देश हित में लगन से काम करते हैं ऐसे लोग एक साथ आएं, उनमें एकता बढ़े, इसलिए इसका गठन किया गया, इसका उद्देश्य था। दूसरे उद्देश्य की दोस्तों बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता की भावना, पूरे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करने का काम भी किसके द्वारा किया जा रहा था? कांग्रेस का एक उद्देश्य था या कांग्रेस के द्वारा किया गया बाद में। इसके अलावा एक काम इंपॉर्टेंट और था कि जनता की मांगों को अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। तो जनता जो भी मांग करती थी उनकी बातों को वो रखते हैं जाके किसके सामने? अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजी सरकार के सामने। क्योंकि हर जगह एक आम व्यक्ति नहीं जा सकता है, एक आम नागरिक नहीं जा सकता, इसलिए हमें एक बेहतरीन नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो कांग्रेस नेतृत्व करने वाली एक संस्था के रूप में सामने हमारे आती है, एक बड़ी संस्था के रूप में सामने आती है। दोस्तों इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण कथनों की अगर बात कर लेते हैं जो कांग्रेस के संबंध में है, तो कांग्रेस के संबंध में महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, देखिए लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि जो कि आपके जो आपका त्रिगुट संघ था गरम दल का, जिसमें लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। तो ये जो गरम दल के नेता थे तीनों, जिनको त्रिगुट के नाम से जाना जाता है, तो इनमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस क्या है? डफरिन के दिमाग की उपज है। हालांकि कांग्रेस ने कहा था कि डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो कुछ अल्पसंख्यक लोगों की एक संभ्रांत संस्था है, संभ्रांत संस्था है। ये डफरिन के कथन थे। कर्जन ने इसके बारे में कहा है, कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है, हृदय से इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे समय ही कांग्रेस अपनी शांति की मौत मरे और मैं इसकी शांति की मौत में मदद भी कर दूं। ये किसके कथन है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कथन है, वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। दोस्तों तिलक,
बाल गंगाधर तिलक। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने एक भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। दोस्तों ये सारे ऐसे तथ्य यहां पर मैंने इकट्ठा किए हैं जो दोस्तों हो सकता है आप किसी और चैनल के वीडियो में आपको हो सकता है ना मिले, क्योंकि मैं काफ़ी सर्च करता हूं, काफ़ी मेहनत करता हूं। एक 30 मिनट के वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैं 3-4 घंटे आपके बर्बाद करता हूं, तब जा करके यहां पर बनाता हूं। भले मेरा वीडियो कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं मेहनत करके ही वीडियो बनाता हूं और आपको आप देखिए आपको अलग तथ्य यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन की एक बार भी अध्यक्षता नहीं की। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में वो शामिल नहीं हुए, वो शामिल हुए लेकिन अध्यक्षता एक बार भी नहीं की। उन्होंने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कि वर्ष में एक बार मेंढक की भांति टर्रा लेने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से बरसात आती है और मेंढक टर्राता है और बरसात चली जाती है फिर कुछ नहीं होता, इनका कहना चूंकि कांग्रेस के अधिवेशन हर वर्ष होते थे, एक वर्ष में होते थे, तो इसलिए इन्होंने कहा कि वर्ष में एक बार आप मेंढक की भांति टर्रा लेंगे तो क्या आजादी मिल जाएगी? ऐसा नहीं होगा। चूंकि इनका उद्देश्य था, जो ये गरम दल के नेता थे, इनका उद्देश्य था कि जो अंग्रेज हैं वो इतना आसानी से आपको आज़ाद नहीं करेंगे। आप भीख मांग रहे हो, याचना कर रहे हो, और इसीलिए दोस्तों कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे बिपिन चंद्र पॉल की बात करें, देखिए ये बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल पाल लाल की बात करेंगे तो बिपिन चंद्र पॉल ने कहा था कि कांग्रेस एक याचना संस्था है, कि भिखमंगी संस्था है जो अंग्रेजों से भीख मांग रही है कि हमें आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो। तो आज़ादी ऐसे भीख मांगने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये किसने कहा? बिपिन चंद्र पॉल ने कहा। दोस्तों इसके अलावा अश्विनी कुमार दत्त एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। क्या है? 3 दिनों का तमाशा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न कथन किसके द्वारा कहा गया है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की हम लोग यहां पर बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उनको आप ध्यान में रख करके मैंने यहां पर उनको रखा हुआ है। तो लाल बाल पाल तो इतिहास, कांग्रेस के इतिहास में और हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में हर जगह छाए रहते हैं। पाल का मतलब बिपिन चंद्र पॉल, लाल का मतलब क्या है? लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये पता है आपको। तो पहला पॉइंट है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके बाद ये आपके सारे तथ्य आपको याद करने पड़ेंगे। बदरुद्दीन तैयब जी पहले आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करेंगे तो 1988 ईस्वी में जॉर्ज यूले ने, जो चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो जॉर्ज यूले प्रथम कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष थे। वैसे दोस्तों कुल मिलाकर के अंग्रेजों की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 अंग्रेजों ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। एक अंग्रेज उसमें और थे जिन्होंने A.O. ह्यूम की जीवनी भी लिखी थी। A.O. ह्यूम की जीवनी भी उनके द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वंदे मातरम का गायन, वंदे मातरम जो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, वंदे मातरम का गायन किस अधिवेशन में किया गया? पहली बार किस अधिवेशन में किया गया? तो 1896 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन रहता है, यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये 12वां आपका कांग्रेस का अधिवेशन था। उस समय उसकी अध्यक्षता 12वें अधिवेशन की थी रहीमतुल्लाह शयानी ने, और इसी समय 12वें अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि वंदे मातरम गाया था पहली बार। और इसी समय दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया? तो 1896 ईस्वी का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहां प्रस्तुत किया गया, और इसी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वंदे मातरम पहली बार गाया गया। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो हैं वो द्वितीय जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। इसके बाद इनके बारे में और भी पॉइंट्स आएंगे, उनकी हम लोग बात करेंगे। और धन निष्कासन सिद्धांत पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि जन गण मन सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहली बार जन गण मन जो है वो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया जाता है। आपको पता है कि 1911 ईस्वी में आपका दिल्ली दरबार होता है, और यहीं पर
सम्राट पंचम मैरी क्यूरी आते हैं और इसी समय दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है और 1912 ईस्वी में क्या होता है, दिल्ली राजधानी बनती है। और उस समय जो आपका वायसराय था वो कौन था, आप ये कमेंट्स में इसका आंसर दे सकते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, मैं बता देता हूं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसके ऊपर रास बिहारी बोस ने क्या करवाया था, बम फिकवाया था, बम कांड हुआ था। वो मैं ये चीज़ें बता चुका हूं लेकिन फिर भी आ जाती है चीज़ें, इसलिए मैं दोबारा बोल देता हूं, इसलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों अगली हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा। उस समय ये जो आपका 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण दर के द्वारा की जाती है। इसके बाद कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में, और इनका जो मुख्यालय था इस होम रूल का वो अडयार मद्रास में था। और ये एक दोस्तों अखिल भारतीय लीग थी, कौन, होम रूल लीग, जो एनी बेसेंट के द्वारा बनाई जाती है। तो एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला भी थी और प्रथम पहली महिला भी थी, ओवरऑल पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम विदेशी की बात करेंगे तब भी आपका कौन आएगा, एनी बेसेंट, और प्रथम महिला की बात करेंगे तब भी आपका एनी बेसेंट ही आएगा। हालांकि एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, जो कि उन्होंने 1925 ईस्वी में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है और कहां होता है दोस्तों, कानपुर में होता है, उस कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की जाती है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी बनती हैं, आपको शायद ये पता होगा, प्रथम महिला राज्यपाल। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की। इसके बाद अगला जो है वो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कर रहूंगा। ये नारा किसका है, किसका नारा है, बाल गंगाधर तिलक का। तो ये किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये नारा दिया गया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया कथन किस कांग्रेस अधिवेशन में ये कथन कहा गया था। तो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, भाग लिया था। कभी ये अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में ईस्वी में होता है, जहां पर गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग कांग्रेस एक साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं, लखनऊ समझौता होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 1907 ईस्वी में गरम दल नरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, लेकिन 1916 ईस्वी का जो लखनऊ समझौता होता है वहां गरम दल और नरम दल एक साथ आते हैं और मुस्लिम लीग भी एक साथ कांग्रेस के साथ में सम्मिलित हो जाते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये जो नारा है तिलक के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में दिया गया था। इसके अलावा सबसे अधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो सबसे अधिक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई और 3 बार की गई, कुल मिलाकर के 3 बार। तो 3 बार से ज्यादा किसी ने नहीं की है। हालांकि 2-3 लोग हैं जिन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, उनकी भी बात हम लोग यहां पर करेंगे। तो 3 बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा प्रथम पारसी व्यक्ति जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो कौन था, तो आपके दादा भाई नौरोजी हैं। आगे हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, या पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों आपको पता होगा 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, गांधी जी के द्वारा की जाती है। दोस्तों यहां पर कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि आपका गोलमेज सम्मेलन थे, गोलमेज सम्मेलन 3 होते हैं आपके 1930, 31, 32 तक। उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस सम्मेलन में हिस्सा लिया था, तो दोस्तों द्वितीय में सम्मेलन में हिस्सा लिया था। और कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्षता की थी वो बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोनों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कांग्रेस का जो 39वां अधिवेशन होता है कर्नाटक के बेलगांव में, उसकी अध्यक्षता 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा की जाती है। इसके बाद अगली बात करते हैं भारत से बाहर
अधिवेशन भारत से वर्तमान की दृष्टि से अगर देखें तो भारत से बाहर कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? 2 अधिवेशन होते हैं। उस समय तो भारत में ही ये हिस्से थे, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कांग्रेस के ऐसे 2 अधिवेशन हुए हैं जो आपके भारत से बाहर हुए। एक आपका लाहौर अधिवेशन और दूसरा दोस्तों कराची अधिवेशन, जो वर्तमान में आपके कहां पर पड़ते हैं? पाकिस्तान में ये जगह दोनों पड़ती हैं। तो लाहौर में जो 44वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था, अर्थात कांग्रेस के 44वें अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया था। दूसरा जो भारत से बाहर होता है वो कराची में होता है, और ये 45वां कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है। और इसी अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मूल अधिकार से संबंधित प्रस्ताव जो है वो रखा था यहाँ पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न है। सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने फालतू की यहाँ पर रखी हो। इसके अलावा कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय मैंने पहले ही बात कर चुका हूं, लॉर्ड डफरिन था। इसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो किसी सिटी में नहीं हुआ बल्कि गांव में हुआ, वो दोस्तों आपका था 1937 ईस्वी में होने वाला फैजपुर अधिवेशन, जो कि फैजपुर है आपका महाराष्ट्र में पड़ने वाला एक गांव है, यहां पर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब भारत आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, उस समय जेबी कृपलानी जो हैं, जो झंडा समिति के अध्यक्ष रहे हैं, वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अध्यक्ष कौन बना? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो पट्टाभी सीतारमैया बने, जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। तो कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद आगे अगला देखते हैं हम लोग कि भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, नया प्रश्न बन सकता है कि भारतीय मूल की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, भारतीय मूल की प्रथम विदेशी, अर्थात वो है तो भारतीय मूल की लेकिन वो विदेश में रहती हैं, जैसे आज भी लोग रहते हैं। तो भारतीय मूल की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता, जिन्होंने 1933 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता की थी। तो प्रथम भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता, जिन्होंने 1933 ईस्वी में, जो आपका कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और भी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे, कौन बने थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। 35 वर्ष की आयु में 1923 ईस्वी में जो आपका दिल्ली में अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। उस समय उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। आज तक कांग्रेस का अध्यक्ष इतनी कम उम्र का कोई नहीं बना है। हालांकि अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो भी 35 वर्ष के नहीं थे। तो ओवरऑल अब तक अगर कोई सबसे नवयुवक अध्यक्ष बना है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, जो कि अंतरिम जो सरकार गठित हुई थी उसमें शिक्षा मंत्री का पद भी इनको दिया गया है। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इंडिया विंस फ्रीडम नाम की पुस्तक भी अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है। और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो उस समय इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था और गांधी जी का काफी सहयोग किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इसके अलावा एग्जाम में कई बार यह पूछा जाता है कि ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में एक और प्रश्न, सबसे ज्यादा समय तक, देखिए सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा समय तक दोनों में अंतर है। ज्यादा बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, ज्यादा समय तक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। वो कैसे?
उस बीच में कांग्रेस के अधिवेशन बंद हो गए थे। 1940 ईस्वी में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन चूंकि प्रत्येक वर्ष हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं और फिर जाकर के सीधा 1946 में होता है। तो 1940 से लेकर के 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने रहते हैं, अर्थात लगभग 6 वर्ष तक सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे ज़्यादा बार की बात करेंगे तो 3 बार दादा भाई नौरोजी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लगातार 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितने लोगों ने की। लगातार 2 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कितने लोग हैं? तो उनमें से दोस्तों पहला नंबर जो आपका है सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि 51वां और 52वां जो आपका कांग्रेस अधिवेशन था, 51वां जो हुआ था 1938 ईस्वी में, ये आपका हरिपुरा में होता है और हरिपुरा दोस्तों गुजरात में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 52वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ जो आपका 1939 ईस्वी में हुआ, ये त्रिपुरी में हुआ। दोस्तों त्रिपुरा नहीं, कई बार किताबों में गलत दे देता है, त्रिपुरा नहीं बल्कि त्रिपुरी, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये जबलपुर के पास में है। तो 1938 और 1939 लगातार 2 वर्ष तक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। हालांकि बाद में महात्मा गांधी से मतभेद होता है तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ये भी मैंने बता चुका हूं। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे दोस्तों तो रास बिहारी बोस 1907 जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था, गरम दल नरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, उस समय इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब गरम दल नरम दल एक हुए, कांग्रेस एक साथ जुड़ी और उसके साथ साथ में मुस्लिम लीग भी जुड़ गई, लखनऊ समझौता जब होता है 1916 ईस्वी में, तो उस समय लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। ये बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में आया, मैंने आपको बता दिया। तो लगातार 2 बार में पहले सुभाष चंद्र बोस, पहले तो रास बिहारी बोस आते हैं, फिर आपके जवाहरलाल नेहरू आते हैं और फिर सुभाष चंद्र बोस आते हैं। अगर हम क्षणों के क्रम में देखें तो हम सबसे पहले लेंगे, दोबारा मैं बता रहा हूं, सबसे पहले लेंगे जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू ने आपके लगातार 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 1936 और 37 की। इसके बाद हम बात करेंगे पहले बात करेंगे रास बिहारी बोस की 1907 से 1908, फिर जवाहरलाल नेहरू 1936 से 1937, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1938 से 1939। तो 3 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो लगातार 2 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की हैं लगातार। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है। तो दोस्तों यहां पर हमने बात की, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप गलती सुधार लीजिए। गलती ये सुधारना है कि मैंने ये आपसे कहा कि सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो सबसे ज़्यादा बार दोस्तों आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन देगा, दादा भाई नौरोजी या जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये दोनों लोगों ने 3 बार की है। तो यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न नहीं बनता है कि सबसे ज़्यादा बार प्रश्न बनेगा, लेकिन आपके विकल्प पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हम ये देखें कि सिर्फ दादा भाई नौरोजी ने ही नहीं 3 बार की है, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में, इसके बाद 1936 में, 1937 में 3 बार इन्होंने की है। और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने भी 1896, 93, 1906 वाली की है। तो 3 बार उन्होंने की है और 3 बार जवाहरलाल नेहरू ने की है। तो इस चीज़ को आप सुधार सकते हैं। किसी ने सबसे ज़्यादा बार की बात की जाएगी ओवरऑल, तो किसी ने सबसे ज़्यादा बार नहीं की है। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार की है, तो ये तीनों सबसे ज़्यादा बार करने वाले हैं। तो एक तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ आपका मैं बोल गया था गलती से कि जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे 1988, इसको आप 1888 समझें। हालांकि बोर्ड पे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों इस छोटी सी गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।